ओके, आज हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये जल्दी अभी 12 अप्रैल को छपा था। यहाँ पर बात की जा रही है यूरेनियम को, जो डिप्लीटेड यूरेनियम है उन्हें बैटरीज में कन्वर्ट करने की, जिससे कि जो यूरेनियम वेस्ट है उससे तो निजात मिले ही मिले, साथ ही साथ हम लोग एक कह सकते हो आप एक बढ़िया एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी बना पाएँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल में रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। इस सीरीज़ को काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और सीरीज़ का पर्टिकुलर पर्पस ही यही है कि आपके अंदर का एक थिंक टैंक को, आपके अंदर जो डीप थिंकिंग है उसको इनिशिएट करा जा सके। खासकर इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर मैं चाहता हूं कि रिसर्च के प्रति एक जागरूकता बढ़े। तो उसी के लिए ये मोटिवेट करने के लिए आपको ये सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं कि इनोवेटिव आइडिया है क्या आखिर। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो जापान के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नए तरीके की बैटरी को बनाया है, जो कि बनाया है डिप्लीटेड यूरेनियम से। ठीक है, डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है कि भाई एक ऐसा यूरेनियम जो कि बचता है जब हम लोग न्यूक्लियर प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम से आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं। न्यूक्लियर यहाँ पर वेपन की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, जैसे कि जिससे बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जब चलाने के बाद जो हमारे पास वेस्ट रह जाता है उसी को डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, उसका रेडिएशन भी कम हो गया होता है और क्वालिटी भी खराब हो गई होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वही हमारा डिप्लीटेड यूरेनियम का होता है पार्ट। ठीक है, तो वो एक वेस्ट की तरह रहता है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो काफ़ी सारा न्यूक्लियर जो है वो डिप्लीटेड यूरेनियम जो है वो हमें बेसिकली देखने को मिलता है, जिसको हमें कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ता है। अब ये ना केवल एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरनाक है, लोगों के लिए भी बड़ा खतरनाक है, तो इसकी हैंडलिंग बहुत दिक्कत करती है। और काफ़ी बड़ा अमाउंट का पैसा जो है वो कंट्रीज इसके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं कि कैसे हम इसको ठिकाने लगा सकें, कैसे हम ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है हमारा या डिप्लीटेड यूरेनियम है इसको हम कैसे स्टोर कर सकें ताकि कम से कम हार्म हो। तो इन्हीं सब के ऊपर यहाँ पर जो जापान के साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो क्या करेगी, जो ना केवल वेस्ट को कन्वर्ट कर देगी, एक मतलब एक यूजफुल चीज कन्वर्ट कर दी ना। एक न्यूक्लियर वेस्ट है, एक यूरेनियम जो डिप्लीटेड यूरेनियम था वो न्यूक्लियर वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं था, उसको हैंडल करने में भी काफी पैसे खर्च हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, जो एक वेस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया है एक अपॉर्चुनिटी में, एक कह सकते हो एक क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, बैटरी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है एक हमारी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगी। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में, और कैसे ये जो बैटरी इन्होंने बनाई है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड है या सोलर है, इसकी जो इनकंसिस्टेंसी है या फिर कह सकते हैं इंटरमिटेंसी, इसको दूर करेगी। इस आर्टिकल में इन सब के ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है। तो डिप्लीटेड यूरेनियम मैंने आपको बताया एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि रह जाता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल का, जैसे हमने जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल होता है भाई, उसके अंदर हमने बढ़िया वाला यूरेनियम डाला, हमने उससे बिजली बनाई, जो बचा कुचा हमारा न्यूक्लियर रह गया, यूरेनियम रह गया, उसी को यहाँ पर डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है, जिसके अंदर से बिजली एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, मैक्सिमम रिएक्शंस करवा लिए गए हैं। अब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं जापान की, तो 16,000 टन वहां पर इस तरीके का न्यूक्लियर वेस्ट है। और वहीं पर अगर यूएस की बात करता हूं तो 7,50,000 टन। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो इन कंट्रीज के पास है। अब क्या होता है, इन वेस्ट को हैंडल करने में भाई अच्छा खासा पैसा जाता है, साथ ही साथ ये वेस्ट है तो वेस्ट ही है, मतलब किसी काम का तो है नहीं है। तो यहाँ पर इंजीनियर्स ने क्या करा, यही मैं आपको हर बार कहता हूँ, अगर आपने मेरे को काफी समय से फॉलो कर रहे होगे, कि एक इंजीनियर कौन है। एक इंजीनियर वो है जो कि आसपास सराउंडिंग में देखे कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें कमी क्या है। एक बार जिसे मैं कहता हूँ हमेशा, मैं अपने उसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ बच्चों को कि रिसर्च गैप, डेट इज व्हाट वी कॉल रिसर्च गैप, कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और क्या चीज़ हो सकती है, इनका बीच का जो गैप है इसी को रिसर्च गैप कहते हैं। तो एक अच्छा इंजीनियर वही है जो कि आसपास की सराउंडिंग के बारे में अवेयर है और देखता है कि क्या चीज़ें वेस्ट पड़ी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रिसर्च पेपर है, इससे आप मोटिवेट होके आप जैसे आसपास अपने देखो कि कौन सी चीज़ें वेस्ट, जैसे बचपन में हम लोग को करते थे ना कि वेस्ट से यूजफुल कोई चीज़ बनाना। तो जैसे लोग केले के छिलके हो गए या अंडे के छिलके हो गए, इनसे हम लोग कुछ एक क्रिएटिव वर्क करते थे। तो देखा जाए तो वही असली इंजीनियरिंग है कि आसपास जो तुम्हारे वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या आप उनसे कोई एक यूजफुल चीज बना सकते हो। तो वेस्ट से यूजफुल बनाना, डेट इज व्हाट वी कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो यही एक रियल इंजीनियरिंग है जो यहाँ पर जापान के साइंटिस्ट ने करी है। तो ऐसा ही हो सकता है कि इससे इस रिसर्च को जो मैं बता रहा हूँ, कोई आप में से सुनने वाला मोटिवेट होके आसपास, जैसे प्लास्टिक है बहुत बड़ा हमारे लिए एक वेस्ट है ना, उस प्लास्टिक से कुछ यूजफुल बनाने में कामयाब हो जाए। तो इस तरीके की रिसर्चेज जो है ये जरूर आपको एक तरीके से मोटिवेट करेंगी।
तो यहाँ पे जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा है भैया, बैटरीज बनाई हैं जो कि ना केवल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी जब यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम से बनी हुई बैटरी, बल्कि जो न्यूक्लियर वेस्ट, जो रिस्की न्यूक्लियर वेस्ट था उसको भी ठिकाने लगाने में हेल्पफुल होंगी। मतलब हम वेस्ट का भी दोबारा से यूज कर रहे हैं। तो अब देखें बैटरी काम कैसे करेगी। तो एक्चुअली अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली दो तरीके की बैटरीज होती हैं। एक होती हैं आपकी कन्वेंशनल बैटरीज जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई, ये हमारे पास एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट में डूबे होते हैं, और यहाँ पे आयन वन केमिकल रिएक्शन होकर आयन एक्सचेंज होकर बिजली बनती है। ये होगी कन्वेंशनल। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो सॉलिड कंपोनेंट में होती है बैटरी के, जैसे इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी बैटरी है, इसके अंदर एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये लोड लगा रखा है और यहाँ पे चार्ज वार्ज फ्लो होता रहेगा। ठीक, ये हो गया एक सॉलिड, मतलब जब हम बात करते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स तो नॉर्मल कन्वेंशनल बैटरी में। दूसरी टाइप की जो बैटरी होती है उनको हम कहते हैं फ्लो बैटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो बैटरीज। ये आपके बीटेक में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो वहां पर भी ये यूटिलाइजेशन में आ जाएंगी। यूटिलाइजेशन वाले चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ते होगे फ्लो बैटरीज। ये केमिकल वाले भी पढ़ते हैं। अब फ्लो बैटरीज क्या होती हैं, तो फ्लो बैटरी के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है, जो हमने यहाँ पर सॉलिड इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं एक बैटरी के अंदर, वो फिक्स अमाउंट का होता है। यही काम क्या करा जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को, लिक्विड इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं इन फ्लो बैटरीज में, और इन्हें सेपरेट कंटेनर में बाहर रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो जो चीज एक बैटरी के अंदर फिक्स होती है उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, बाहर दो कंटेनर ले लेते हैं, एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं, एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं। और पंप क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके अंदर से इनको फ्लो करवाता है। समझ में आ रही बात है। ठीक है, अब ये जो हमने बाहर स्टोर कर लिया है, जैसे हमने बाहर जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट हमने स्टोर करा है, इसके साथ खास बात क्या होती है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर एक बैटरी है, बैटरी की कैपेसिटी लिमिटेड है, बिकॉज उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स साइज का इलेक्ट्रोड हमने लाके सॉलिड इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्लेस कर दिया, तो कुछ नहीं करा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लो बैटरीज की, तो फ्लो बैटरीज के अंदर क्योंकि हम एक सेपरेट बाहर हमने कंटेनर रख रखा है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, तो एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कहाँ स्टोर हो रही है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर हो रही है, जो कि एक्सटर्नल टैंक हमने लगा रखे हैं। अभी जो एक्सटर्नल टैंक है, अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है तो कोई बात नहीं भैया, टैंक का साइज बड़ा कर लो, और बड़ा नहीं है, बड़ा और बड़ा टैंक का साइज ले लो। जितना बड़ा टैंक का साइज लोगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आप रखोगे, उतना बड़ा उतनी कैपेसिटी जो होगी वो सेल की बढ़ती चली जाएगी। सो डेट इज द एडवांटेज जो कि होता है, जो कि एक कन्वेंशनल बैटरीज के अंदर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये डिफर करती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बैटरीज के बीच में। तो ये क्या होती है, फ्लो बैटरीज के नाम से जानी जाती हैं। अब हो क्या रहा है, इस रिसर्च के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जो हम ले रहे थे, जो अभी अगर हम कन्वेंशनल बैटरीज की बात करते हैं तो कन्वेंशनली जो है आज के समय में बहुत ही फेमस है वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज आती हैं। रिडॉक्स क्यों, क्योंकि रिडॉक्स मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो इस सेल को चलाने के लिए कामयाब, मतलब इस सेल को चलाने के लिए यूज होता है। तो जैसे आपको पता ही है कि बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जो सॉलिड बैटरीज होती हैं उनके अंदर ये काम इलेक्ट्रोड में करा जाता है, यहाँ पर ये काम बाहर के कंटेनर में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट बना रखा है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक टैंक और नेगेटिव इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ये टैंक हमने बना रखे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है। अब पंप क्या करता है, पंप इस इलेक्ट्रोलिटिक जो हमने बना रखा है इसको यहाँ पे फ्लो करवाता है। ठीक है, ये इस सेक्शन में फ्लो करवाएगा, ये इस सेक्शन फ्लो करवाएगा। तो ये जो सेक्शन है इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रही बात है। और इनके बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जहां से आयन एक्सचेंज होते हैं। तो भाई आयन एक्सचेंज होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां पर जाएंगे, और जिससे क्या होगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा और एक तरफ रिडक्शन होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू यहां पर काम होता है। अब जो आयंस एक्सचेंज होते हैं उन्हीं को अगर हम किसी लोड से कनेक्ट कर लें तो भैया हमारी बिजली बन जाएगी। खैर, ये हो गया एक, मैं एक बहुत ही ऊपर से ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है रिडॉक्स बैटरी के बारे में तो कमेंट सेक्शन बताना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रिडॉक्स बैटरी कैसे काम करती है। अभी हम लोग रिसर्च आर्टिकल फोकस करते हैं। तो अगर हम लोग अभी मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी ये नाम से आती हैं, और बहुत बड़े लेवल पे इनका इस्तेमाल चलता है। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। खास बात, जो खास चेंज यहाँ पर करा गया है वो क्या करा गया है कि जो काम हम लोग यहाँ पर वेनेडियम से कर रहे थे, ठीक है, वो काम अब हम लोग करेंगे। ये जो नई रिसर्च है इसके अंदर जो साइंटिस्ट ने क्या करा है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट था और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट था उसको वेनेडियम की जगह हम क्या करेंगे, यूरेनियम यूज करेंगे और आयरन का इस्तेमाल करेंगे। तो डेट इज द मेन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो नई रिसर्च करी गई है उसके अंदर बैटरी के जो दो मेन पार्ट थे जो वेनेडियम के ही थे, एक में वेनेडियम +5 था, एक में वेनेडियम +2 था। तो ये हम यूज कर रहे थे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम नाइट्राइट ले सकते हैं, यूरेनाइल नाइट्राइट, ठीक है, इन दी फॉर्म, और दूसरा आयरन, ये हम ले लेंगे, समझ में आ रही बात है। और ये जो है इसके थ्रू हम लोग इस सेल को ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब सोलर ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी हम लोग स्टोर कर लेंगे, सोलर से जो एक्सेस सोलर पावर है उसको हम स्टोर कर लेंगे इस बैटरी के अंदर, ये जो हम लोगों ने फ्लो बैटरी तैयार करी है यूरेनियम वाली। और जब हमें ज़रूरत होगी, जब हमें पास रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बादल आ गए या रात का समय आ गया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे पावर लाइंस में, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। नाउ करंट स्टेटस की अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो जापान की जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, AEA, ठीक है, जापान की AEA जो है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वहीं पर ये काम हुआ है। तो उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो अभी जो प्रोटोटाइप था जिसका फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लगभग 1.3 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पर पावर वोल्टेज क्रिएट करा जा रहा है, जो कि जो AA बैटरीज होती हैं उनके अप्रॉक्सीमेट ही है, ठीक है। एंड स्मॉल LEDs को अभी यहाँ पर पावर करा जा रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप 10 चार्ज और डिस्चार्ज जो हमने साइकिल करके देखी है, उसके अंदर कोई भी पावर का लूज, मतलब कोई भी पावर लॉस नहीं हो रही है, सही है। तो एटलीस्ट 10 चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल जो है यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल LED के थ्रू साइंटिस्ट ने चला के देखी है, और सब कुछ बढ़िया कर रहा है। अब नेक्स्ट वर्जन क्या है, तो नेक्स्ट वर्जन जो है वो प्लांट करा जा रहा है। इस बार देखो, अभी तक हमने जो साइंटिस्ट ने बनाया है अभी प्रोटोटाइप, वो छोटे लेवल पर है, एक AA बैटरी की तरह काम करवा रहे हैं। लेकिन जो अब जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक बहुत बड़े लेवल पर प्लान करा जा रहा है, जिससे हम लोग 3000 घरों को हम लोग जो है 3000 घरों को पावर करेंगे। अभी तो हम छोटी सी एक स्मॉल LED को पावर कर रहे थे। अब जो प्लान है वो ये है कि हम बड़े लेवल पे इसको प्रोटोटाइप को चला के देखेंगे, जिसमें 3000 घर को हम पावर देंगे, और उसमें 716 टन ऑफ यूरेनियम का यूज करा जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े लेवल पर प्लान करा जा रहा है इस रिसर्च के अंदर में, ठीक। इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सबसे पहली बात, ये जो इनोवेशन है ये 2 मेजर ग्लोबल इश्यूज को टारगेट करी गई है, इसीलिए इसकी बहुत चर्चा हो रही है वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले तो एक तो हम न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, और दूसरी बात रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, देखो एक बात समझो, सोलर हो गई या विंड हो गई, जो रिन्यूएबल एनर्जी इस समय बहुत वर्ल्ड वाइड चल रही है, सबसे बड़ी जो सोलर और विंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समस्या है वो ये है कि भाई ये इंटरमिटेंट है नेचर में। इंटरमिटेंट मतलब फ्लक्चुएटिंग है, कभी बादल है, कभी रात हो गई तो सोलर काम नहीं करेगा, है ना। अगर विंड नहीं चलेगी तो विंड काम नहीं करेगी, बादल है, बारिश हो रही है, तो मतलब हम सोलर और विंड को एक जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट है उससे रिप्लेस नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते। तो अब इनकी जो इंटरमिटेंसी, इनका जो फ्लक्चुएशन है, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ करंटली हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को क्लब कर देते हैं। बैटरी क्या करती है, बैटरी जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ क्लब हो जाती है तो ये एक तरीके का थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। कैसे, जब रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा बन रही होगी तो बैटरी स्टोर चार्ज कर लेगी, और जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो मतलब जब रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और लेकिन बादल है या रात हो रही है, तो बैटरी से हम लोग डिस्चार्ज करवा के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक स्टेबल सोर्स बनाने में बैटरी का बहुत बड़ा योगदान है ना। बैटरी के ऊपर अब पूरी जो रिसर्च है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो लगभग कह सकते हो सैचुरेट हो गई, मतलब हमने ढूंढ ही लिए हैं, सोलर है, विंड है, उसी की एफिशिएंसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो मेन रिसर्च है वो चल रही है बैटरी के ऊपर, कि बैटरी बढ़िया से बढ़िया कैसी बनाई जा सके जो कि लंबे समय तक चल सके और रिन्यूएबल एनर्जी को एक स्टेबल सोर्स बनाने में काम कर सके। तो ये जो रिसर्च की गई है ये एक बढ़िया काम करेगी, एक अच्छा बैटरी सोर्स बनाने का काम करेगी, जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि इंटरमिटेंट थे, जो फ्लक्चुएटिंग थे, उन्हें रिलायबल बनाया जा सकता है इस रिसर्च से। साथ ही साथ सबसे बड़ा मैटर जो था कि न्यूक्लियर वेस्ट का, उसको भी टारगेट करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताई दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करा जा सकता है, और जो कि गेम चेंजर होगा रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी को हम लोग टैकल करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलेबिलिटी। फ्लो बैटरीज जो हैं इनको हम इजीली स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैटरीज के मुकाबले अगर हम बात करते हैं। क्यों, अगर आप ट्रेडिशनल बैटरी को तुम्हें बढ़ाना है, जैसे तुमने मान के चलते हैं 1 किलोवाट की बैटरी लगा रखी है, अब तुम्हें इसे 2 किलोवाट करना है, तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और आपको बैटरी ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर एक पैरेलल में बैटरी लगाओ, वो महंगा सौदा है। वहीं पर फ्लो बैटरीज में बड़ा सिंपल है, आप क्या करो, एक एडिशनल लिक्विड टैंक लगा लो, भाई है क्या, टैंक ही तो है इसमें, तो टैंक का साइज बड़ा कर लो, है ना, या फिर आप इसी के साथ एक और टैंक लगाओ और उसको क्लब कर दो।
टैंक का साइज बढ़ती क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट साइज बढ़ेगा तो सिंपली भाई एनर्जी कौन स्टोर कर रहा है, फ्लो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही तो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो आप सॉल्यूशन को बढ़ा दो, टैंक का साइज बड़ा कर दो और बैटरी ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लगेगी। तो ये एक सस्ता और अच्छा सॉल्यूशन है, बड़ी इजीली हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो फ्लो बैटरीज का साइज बड़ा इजीली स्केल अप किया जा सकता है। नाउ अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सब कुछ हरा हरा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज जो आप सबके दिमाग में स्टार्टिंग में ही आ गया होगा कि भैया रेडियो एक्टिविटी को कैसे टारगेट करोगे, रेडियो एक्टिविटी को कैसे रोकोगे, क्योंकि यूरेनियम अगर आप यूज करते हो भले ही वो डिप्लीटेड है फिर भी उसके अंदर माइल्डली वो रेडियो एक्टिव रह जाता है। तो ये और साथ ही साथ केमिकली टॉक्सिक भी होता है। तो जो डिप्लीटेड यूरेनियम है भले ही वो उतना रेडियो एक्टिव नहीं है कंपेयर टू द जो नया यूरेनियम आता है जिसे हम कहते हैं यूरेनियम या फ्यूल कहते हैं, यूरेनियम फ्यूल, उसके मुकाबले काफी हद तक ये डिग्रेडेड है लेकिन फिर भी रेडियो एक्टिव तो है ही है। ठीक है, तो और अगर ये रेडियो एक्टिव है और ये जनरल पब्लिक में पहुंच गया या सही से हैंडलिंग नहीं की गई तो बहुत ईजी चांसेस हैं कि कैंसर हो सकता है, लोगों को रेडियो एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें जो बैटरी हम यूज़ करेंगे वो हम अभी तक ग्रिड स्केल पे यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर शील्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि यूरेनियम की वजह से जो रेडिएशन है वो लीक ना हो। साइज एंड वेट, तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं और अगर हम इनको स्केल अप करना है तो हमें इनकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक अगेन एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, तो कभी कभी अगर हम थाउजेंड्स ऑफ होम्स को टारगेट कर रहे हैं तो हमें इसके लिए एक्सट्रीमली हैवी बैटरी चाहिए होंगी, बड़ा साइज चाहिए होगा। तो उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको कैसे स्टोर करोगे, ये सब एक बड़ा समस्या है। देन कॉस्ट एंड कंपटीशन, भाई लिथियम आयन अगर या अदर फ्लो बैटरीज की बात कर लें जो अभी तक मार्केट में हैं वो बहुत सस्ती हैं और ईजिली अवेलेबल हैं। तो ये जो नई बैटरी आप यूरेनियम वाली बना रहे हो इसको कैसे हमें डिज़ाइन करना है, ये इसका प्राइस हमें कंपीट करने के लिए बनाना पड़ेगा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर बार कहता हूँ कि तुमने एक बल्ब बना लिया, 10 रुपए में मार्केट में बल्ब आ रहा है, तो जो तुम नया बल्ब बना रहे हो अगर वो तुमने 20 रुपए का बनाया तो कौन खरीदेगा यार। तो रिसर्च जब भी आप करें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना जरूरी होता है कि मान के चलते तुमने बहुत मेहनत से 10 साल रिसर्च करके एक नया तरीके का बल्ब बनाया, बट उस बल्ब की कॉस्ट या वो जो रोशनी दे रहा है उतनी ही रोशनी में 10 रुपए में अगर मिल रही है और तुम्हारी जो रोशनी है वो 40 रुपए में मिल रही है, तो ये प्रैक्टिकली मतलब तुम कभी भी मार्केट में उतर ही नहीं पाओगे। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी रिसर्चेज जो कि बड़ी इनोवेटिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर मार्केट एज नहीं होता है, वहां पर उनकी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती हैं, तो वो आप कह सकते हो कि टोटली रिसर्च जो होती है वो फेल हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज रहेगा कि आप कैसे कॉस्ट को बीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स आपको ध्यान रखनी है, सारे चैलेंजेस को टैकल करना है साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी समस्या रहेगी। तो आई होप आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये जो रिसर्च की सीरीज चल रही है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ दिमाग की बत्ती आपकी इस रिसर्च में जली होगी और आपको कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लगा होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग मोटिवेट हों इस तरीके की रिसर्च से और लाइक कर देना, शेयर करना लोगों के साथ। और इस तरीके की अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट सेक्शन भर दिया करो कि हाँ सर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बिकॉज एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है इन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। तो और फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, तो आपके अगर कमेंट्स रहेंगे तो ये मेरे को मोटिवेट करेंगे और मुझे पता चलता रहेगा। देखो एक बात समझो, जिस चीज़ की डिमांड होगी वही सप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपकी तरफ से इस तरीके की वीडियोस की रिसर्च की डिमांड बनी रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मोर फ्रिक्वेंटली इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो आई होप आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और इनोवेटिव आइडिया की और डिकोड करेंगे कोई नई रिसर्च जो कि वर्ल्ड को चेंज करेगी आने वाले समय में। थैंक यू।